So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 2nd of class 11th chemistry, that is structure of atom. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं उनको हम लाइन वाइज मींस वन बाय वन करके बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे और साथ साथ जो उन टॉपिक से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी चेकआउट करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो जो नोट्स होंगे उनको मैं अपने साथ ही रखूंगा और चेक भी करता रहूंगा, कोई भी हमारा टॉपिक स्किप ना हो और हमारा जो टॉपिक है वो भी लाइन वाइज चलते रहे, मींस एक फ्लो भी रहे अच्छे से, ताकि पूरा जो चैप्टर है वो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। तो हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 2, इसमें हम पढ़ेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मींस हमें ये तो पता चल गया कि जो मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी है एटम। अब हम देखेंगे जो एटम है उसके अंदर क्या चीजें हैं और जो एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे डिस्कवर हुआ, उसके मॉडल्स कैसे हैं, उन और जो वेव्स वो सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा कैथोड रेज। कैथोड रेज का मतलब क्या होता है? कैथोड रेज जो हमारे इलेक्ट्रॉन मींस जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो बीम होती है उस चीज को हम बोलते हैं अपना कैथोड रेज। ये बात हमें किसने बताई है, कहां से पता चली? ये बात है 1859 की। तो 1859 में साइंटिस्ट जूलियस पल्कर ने स्टडी की थी कि जो गैसेस हैं एट लो प्रेशर उनसे क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई थी। तो वहां से उन्होंने अपनी मतलब स्टडी के बाद अपना रिजल्ट दिया कि हमारे पास क्या होती है, कैथोड रे होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम होती है। ये बात आई थी 1859। यहां से जो मेन पॉइंट हमें जो याद रखने वो आते हैं कि यहां से हमारे जो डिस्कवरी हुई वो हुई हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। किसने की? मतलब किन्होंने की, नाम अच्छे से लेना भाई, साइंटिस्ट है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन। कौन से ईयर में? वो था ईयर 1897। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का ईयर। अब यहाँ पर मेन पॉइंट, एक तो ईयर याद रख लिया और दूसरा हमारा जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m मींस चार्ज अपॉन मास जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन का मास है उन दोनों का जो रेशो है इलेक्ट्रॉन के केस में वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, वो होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, वो हमारा चार्ज होता है। और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है हमारा 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का जो रेशो आता था वो हमेशा हमारा कांस्टेंट आता था। उसकी जो वैल्यू है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये हमारी क्या है वैल्यू आती है E/m। ये इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी एनोड रेज। सिंपल जो कैथोड रेज से हमारा ये पॉइंट आता है कि कैथोड रेज किन्होंने डिस्कवर की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का E की वैल्यू, M की वैल्यू और इन दोनों के रेशियो की वैल्यू जो कि होती है कांस्टेंट। ये आ जाता है सब हमारा कैथोड से। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एनोड रेज। एनोड रेज का मतलब होता है जो पॉजिटिव रेज होती है, मींस पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो रेज है उनको बोलते हैं एनोड रेज। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो 1886 में हमारे जो साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने अपने डिस्कवर किया अपना पॉजिटिव पार्टिकल जिसका नाम दिया गया हमारा जो है प्रोटॉन। और यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है कि जो E/m मींस जो चार्ज अपॉन मास रेशो होता है इन द केस ऑफ प्रोटॉन वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता, उसकी सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारी 9.5 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये क्या है? ये हमारा चार्ज अपॉन मींस E/m रेशो है इन केस ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज अपॉन मास रेशो है वो कांस्टेंट नहीं है, बस उसकी एक ये मैक्सिमम वैल्यू आती है। और जो हमारा चार्ज होता है प्रोटॉन का वो +1 मींस पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस उसकी वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो मास होता है हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये जितनी भी वैल्यूज है मास की और चार्ज की ये आपकी बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। बाकी आपको नोट्स में बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, बाकी साइड में भी फोटो आ रही होंगे, यहाँ से बिल्कुल क्या है एक तरीके से रिवाइज कर सकते हो, बाकी बिल्कुल अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसमें पॉइंट कैसे है। देखो मान लो कोई हमारे पास एटम है, उसका कोई एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसका एटॉमिक मास हमारा 16 आता है। अब एटॉमिक मास है हमारा 16, एटम्स के अंदर क्या चीज़ है, प्रोटॉन है और हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एटॉमिक मास 16 है तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी कितना आना चाहिए? मान लो ये 16 ग्राम है तो ये भी 16 ग्राम आना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही थी, मींस ये वैल्यू तो 16 है, ये वैल्यू हमारी 15 पॉइंट समथिंग या फिर 16 से क्या है कम ही आ रही थी। अब इसका सोल्यूशन बताया गया, मीन्स इसके ऊपर स्टडी की गई और यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया, मीन्स जो आंसर आया वो ये था कि जो एटम है, एटम के अंदर हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ हमारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उसमें कुछ मास होता है, उसका नाम दिया गया हमारा न्यूट्रॉन।
उसका नाम आया हमारा न्यूट्रॉन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब ये बात क्लियर ठीक हो गई थी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास आएगा हमारा जो टोटल एटॉमिक मास के इक्वल होता है वो। मीन्स जितने ग्राम का हमारा पूरा एटम है वो सबको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन सबको मिला के हमारा क्या है जो टोटल मास है ओवरऑल ये हमारा आता है। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की इन्होंने की, ये साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल, थर्ड सेट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन सा है, न्यूट्रॉन। और जिसका मास होता है, मास हमारा सेम जैसे प्रोटॉन का है, सेम हमारा ये आता है कि 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, सेम हमारा मास प्रोटॉन के इक्वल आता है। तो उसमें कुछ आपको नया याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आ जाता है हमारी तीनों रेज, हमारी कैथोड, एनोड एंड हमारी तीसरा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मींस देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया था कि जो एटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब ये किस किस तरीके से है, कौन कहां पर है, कौन मूव कर रहा है, कौन स्टेशनरी रेस्ट में रखा हुआ है, अब इसकी मतलब इनकी रेस लग चुकी है। ये वाला जो कि क्या क्या है वो वाला गेम खत्म हो गया। अब गेम हमारा किस चीज़ का आ गया कि ये जो एटम के अंदर सेटल किस तरीके से है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है थॉमसन मॉडल, मीन्स वो अपना मॉडल लेके आए जिनका नाम रखा गया थॉमसन मॉडल। साइंटिस्ट थे थॉमसन। उन्होंने कहा कि पहले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एटम होता है। तो उन्होंने कहा कि जो आप जैसे वाटरमेलन है उसको अगर बीच से कट कर दो तो उसको अगर ऐसे सामने से देखो ऐसे मतलब सर्कल की शेप में, तो एटम भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसके बीच में जो ये पूरा हमारा ये रेड कलर का होता है ये तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो बीच बीच में जो हमारे जो सीड्स हैं वो जो एम्बेडेड है वो होते हैं नेगेटिव चार्ज। मींस ये हो गया नेगेटिव और ये सारा क्या चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। मींस कुछ इस तरीके का हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये किन्होंने बताया, ये थॉमसन ने हमें बताया। और ये आता है हमारा फर्स्ट मॉडल ऑफ हमारा एटम। बाकी जो थॉमसन मॉडल है और जो हमारा सेकंड रदरफोर्ड मॉडल है ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप 1-2 मिनट लगती है इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट के लिए ये चीजें पता होनी जरूरी होती है। देखो अब इसमें पॉइंट क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों फ्रीली हैं, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे में इंटरेक्ट करने से ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। मीन्स इसमें क्या है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये फेल हो गया। अब सेकंड साइंटिस्ट है रदरफोर्ड ने कहा चलो तुम साइड मतलब तुमसे नहीं हुआ, मैं कुछ ट्राई करता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि हाँ जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में मींस सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। कैसे, जैसे ये सर्कुलर शेप में तो हो गया, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो अंदर बिल्कुल सेंटर में बीच में एक जगह होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने हमें ये बताया। अब यहाँ से काफ़ी हद तक बात ठीक थी, समझ में भी आ रही थी, चलो ठीक हो रहा है, लेकिन ये भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ रिवॉल्व करेगी कहीं किसी के अराउंड, या आप भी कहीं घूमोगे फिरोगे मतलब चलो फिरोगे, तो आपकी एनर्जी लूज होगी, मतलब कि आप थकोगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी ये क्या है, एक टाइम पर आके इस प्रोटॉन वाले मीन्स इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और जैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एटम खत्म। और यहाँ पर भी मतलब क्या है, स्टेबिलिटी क्या है हमारी, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इसको ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा जो मॉडल है फेल हो गया। मीन्स थॉमसन भी फेल और हमारा रदरफोर्ड भी हमारा क्या फेल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुछ हमारी बेसिक चीज, जैसे सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक जो नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं अपना Z से। एटॉमिक नंबर का मतलब यह क्या है कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं उन सबको क्या है, एक एटॉमिक नंबर सबको दिया हुआ। जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब हमारे क्या एटम्स हैं, अलग अलग एटम के। इन सबको क्या एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है कि ये इस कैटेगरी का है, ये मतलब ये इस एलिमेंट का, ये उस एलिमेंट का है। ये हमारा मतलब कैलकुलेशन और सब चीजों को याद करने के लिए इसलिए हमने ये बनाई हुई है। देखो एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, और इसका जो मतलब वैल्यू होती है वो एटम में जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, या फिर न्यूट्रल एटम है मीन्स उसने कोई गेन और लॉस नहीं किया है, तो नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक नॉर्मल एटम में, वही होता है हमारा एटॉमिक नंबर मतलब कि Z। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक हमारा मास, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं हम अपना A से। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि जो हमारा एटम है उसमें हमारे जो प्रोटॉन है प्लस हमारे जो न्यूट्रॉन है उन दोनों को सम करके जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं अपना एटॉमिक मास। और ये लिखते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है जो X है, मान लो कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कुछ भी हमारे पास एटम है, कोई X हमारे पास एटम है, जो उसका मास होता है मींस एटॉमिक मास होता है वो तो हम लिखते हैं हम उसकी अपर साइड, और जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो लिखते हैं हम उसकी डाउन साइड। ये आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। मींस आपके पास
क्वेश्चन आता है कि जिसमें मान लो ऑक्सीजन में लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 8 ऐसे लिख दिया और 16 जो उसका मास है वो ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये ओ मतलब हमारा जो एलिमेंट एटम है वो है ऑक्सीजन, और जो उसका एटॉमिक मास है वो हमारा क्या है 8 है, सॉरी एटॉमिक मास ऊपर, ये एटॉमिक जो मास है वो 16 वो ऊपर है, और जो एटॉमिक नंबर है जो कि है 8 वो हमारा क्या है नीचे आएगा। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये ऊपर क्या हो गया एटॉमिक मास। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ समझ लेना आइसोटॉप्स ऐसे मतलब ऐसे एलिमेंट ऐसी चीजें होती हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो ऐसे एटम जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन हमारे 3 होते हैं, हाइड्रोजन 1 हो गया हमारा, जो एटॉमिक नंबर है वो तो तीनों का सेम है, लेकिन इसका मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये सब हमारे हो गए आइसोटॉप। सेकंड आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में उल्टा है, इसमें जो ऊपर की चीज है मीन्स मास नंबर वो सेम होता है, और जो नीचे की चीज है एटॉमिक नंबर वो अलग होते हैं। मीन्स वो क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। कौन? आइसोबार्स। ये होते हैं आइसोटॉप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो हमारा मास नंबर है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। बाकी यहां पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं? वो एटॉमिक नंबर पर। मींस एटॉमिक नंबर पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक मास पर हमारी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। जो भी एटम जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा वो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में मींस जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, सिंपली याद रखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें सेम हो। बाकी एग्जांपल के लिए आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसको आप आराम से पढ़ लेना। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन देखते हैं। आइसोटोन्स जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट चीज आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या है एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जिन एटम्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चाहे वो उसने मतलब गेन किया हो, लॉस किया हो या फिर न्यूट्रल हो, उसमें जो ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए, उनको बोलते हैं अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर बेसिक चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये तो आगे चल के हम बिल्कुल इसका एक चैप्टर भी आता है, वो भी पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात ये आती है कि जो भी हमारा एनर्जी का सोर्स है, जहां से सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी है, जहां से एनर्जी निकल रही है, तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी वो एक वेव की फॉर्म में निकलेगी। मीन्स जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो एक वेव की फॉर्म में होगी। इसको हमारा एक्सप्लेन करता है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और जो एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलेंगे अपना रेडिएंट एनर्जी। ये हमारा सिंपल सा मतलब आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये दी थी किसने? ये हमारे साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल ने हमारी ये हमें थ्योरी दी थी। इसमें हमारे सिंपल ये पॉइंट आते हैं। देखो नेक्स्ट एक थ्योरी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो हमारे पास ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लेकिन इसके बाद भी हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जो कि है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले देख लेते हैं क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हमें जरूरत पड़ी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वो भी हम फिनोमेना देखेंगे कि कौन कौन से फिनोमेना को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी एमिटेड इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। मीन्स कोई भी हमारा पार्टिकल है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे जो हमारी एनर्जी निकलेगी वो हमेशा क्या है हमारी क्या है पैकेट्स की फॉर्म में निकलेगी। मीन्स क्वांटम नंबर हमारा निकलेगा, तो 1 या 2 या 3 ऐसे हमारा एक फुल नंबर में एनर्जी निकलेगी। कभी भी ऐसे नहीं कि 1.5 निकल रही है या होल नंबर में ऐसे निकल रही है, वो हमेशा क्या है पैकेट्स की फॉर्म में एक फुल निकलेगी। ये हमारी स्टेटमेंट होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। मीन्स जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तरीके से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के दे सकते हैं एच न्यू। एच आता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो अब डिस्कस करते हैं वो फिनोमेना जो कि हमारा क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जैसे सबसे पहले आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के से हमारा क्या एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लैक बॉडी जो ये है रेडिएशन ये क्या है। काफी स्टूडेंट्स का वैसे ये डाउट रहता है, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं सोचते हैं कि ब्लैक बॉडी का मतलब है कि जो कलर में ब्लैक होगी वो ब्लैक बॉडी होती है, लेकिन जो उसकी रियल डेफिनेशन है वो ये आती है कि जो ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसी बॉडी जो हर टाइप की मींस किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी को क्या है एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर ले और हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को क्या एमिट कर दे, उस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं अपना ब्लैक बॉडी। ये सिर्फ कलर से नहीं होता, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो हर टाइप की एनर्जी को एमिट और क्या है इंसिडेंट
रिफ्लेक्ट करा ले, मीन्स एब्जॉर्ब और एमिट करा दे, उस टाइप की बॉडी को बोलते हैं अपना ब्लैक बॉडी। और जो वो एनर्जी निकालती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उस चीज को हमारा जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो उसमें क्या है पीछे रह जाती है। सेकंड आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा सिंपल सा है। ये मान लो आपके पास एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम कुछ फ्रीक्वेंसी में से एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डाले, फ्रीक्वेंसी हमने डाली, कोई लाइट डाली और ये टच करने से हमारा क्या है एक इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है चार्ज पार्टिकल इसमें से निकल जाए, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये फ्रीक्वेंसी मीन्स ये जो लाइट है इसकी कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मीन्स जितनी ये मेटल मांगता है। मीन्स इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसको बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को 50 रुपये चाहिए, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके पास मिनिमम 50 रुपये होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकलेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, पैसे उसको नहीं चाहिए। मान लो इसके पास 49 रुपीज़ है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, और मान लो इसके पास 51 है तो ये आसानी से निकल जाएगा। मीन्स 50 तो उसके निकालने के लिए यूज हो गए और ₹1 जो एक्स्ट्रा वो देना चाहे उसको दे सकता है। तो ये आती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक पॉइंट आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन सब इसमें लिखी हुई है, वो तो आप सिंपली चेकआउट कर लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर होती है हमें क्या है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। नेक्स्ट आता है एक टॉपिक आता है छोटा सा वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है हमें कितना वर्क, मिनिमम हमें कितना वर्क करना पड़ा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मीन्स लाइट डाली और हमें इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर हमें मिनिमम कितना वर्क करना पड़ा उसको हम बोलते हैं अपना वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं W0 से और जिसकी वैल्यू होती है h/0। ये हमारा क्या इसका फॉर्मूला होता है। W0 मतलब वर्क फंक्शन। ये क्वेश्चन पक्का आता है एग्जामिनेशन में, यहाँ से मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और ये हमारा वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो W0 हो गया वर्क फंक्शन, H मतलब हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और ये न्यू नोट हो गया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनकी वैल्यू दे के रखते हैं, हमें सिंपली क्या है W0 की वैल्यू निकालनी होती है। ये क्या होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो हमें करना पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि हम काइनेटिक एनर्जी, मीन्स देखो यहाँ पर हमारा ये निकला तो कुछ एनर्जीज को यहाँ से देखो, कुछ एनर्जी तो निकालने में यूज हो गई, कुछ उसको आगे लेके जाने में भी यूज होती है। तो वो यूज जो होती है जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी। उसकी वैल्यू निकलती है h/-0। ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही हमारा ये आ जाएगा। मीन्स वर्क तो हमें करना ही है साथ में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको आगे भी तो लेके जाना है, तो आगे ले जाने के लिए हमारी ये वाली एनर्जी यूज होती है। सिंपल हमारा ये वर्क फंक्शन का टॉपिक छोटा सा ये आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बड़ा इजी सा टॉपिक है। देखो मान लो हमारी कोई लाइट है और उस लाइट को हम किसी बॉडी से या किसी भी ग्लास से हम उसको एमिट मतलब डिस्पर्स कराते हैं, तो वो डिस्पर्स हो गई और उसको किसी पेपर पर या किसी भी चीज पर हम क्या डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं अपना स्पेक्ट्रम। मीन्स लाइट थी उसको डिस्पर्स कराया और कहीं पर हमने पैटर्न उसका नोट किया, इस चीज को हम बोलते हैं अपना स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम हमारे हम यहाँ पर 2 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारा एमिशन। एमिशन का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कोई जो भी हमारी व्हेन रेडिएशन एमिटेड बाय सेल्फ ल्यूमिनस इज डिस्पर्स्ड बाय प्रिज्म। मींस यहाँ पर सिंपल ये है कि कोई एमिशन है, मींस कोई रेडिएटेड लाइट है, वो सिंपल हमारी प्रिज्म में गई और प्रिज्म ने उसको क्या है डिस्पर्स कर दिया, या फिर हमारा क्या है मतलब वो एक तरीके से डिस्पर्स कर दिया और वो हमने पैटर्न बना लिया। तो इस टाइप के एमिशन को इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे अपना एमिशन। और यहाँ पर 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं एमिशन के जो बैंड है, जो हमारी डायग्राम है 3 टाइप के बनते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, जो हमारा जो डायग्राम बनेगा, मीन्स जो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे लाइट को, ये हमारा क्या कंटिन्यूस ऐसे ऐसे बनता रहेगा। मीन्स जो सिंपल लाइन है सारी एक साथ आएंगी, ये होगा हमारा कंटिन्यूस एमिशन। मीन्स लगातार हमारे हर फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। सेकेंड टाइप का जो एमिशन होता है वो होता है हमारा लाइन। लाइन में क्या होगा, मीन्स हमारे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें शो होगा। मीन्स लगातार आ रही है, बीच में थोड़ा सा गैप, फिर लगातार, फिर बीच में गैप, या फिर कुछ इस तरह की लाइन। मीन्स हमें क्या है बीच में क्या है कुछ लाइंस का गैप देखने को मिलेगा, मीन्स कुछ लाइन का हमारा पैटर्न होगा। तो इस एमिशन को हम बोलते हैं अपना लाइन। लास्टली आता है हमारा बैंड टाइप। तो बैंड में क्या होगा, मीन्स हमारे पास ये एक हमारे पास वही पैटर्न की स्ट्रिप है, तो इसमें क्या होगा पहले ये 3 हो गई, फिर ये 2 और ये फिर 3। मीन्स कुछ स्पेशल पैटर्न, मीन्स कुछ हमारा स्पेशल पैटर्न बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे अपना बैंड एमिशन। ये 3 टाइप के हमारे आते हैं स्पेक्ट्रल एमिशन वाले। अब सेकंड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। सेकंड जो एमिशन आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन भी बड़ा सिंपल सा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा
ये हटा देते हैं पहले। देखो यहाँ पर हमारी कोई लाइट थी, हमने उसको क्या है प्रिज्म से निकाला, लेकिन हमने उसको क्या है प्रिज्म से निकालने से पहले किसी सॉल्यूशन में क्या है सॉल्यूशन से पास आउट कर दिया। मींस जैसे व्हेन अ लाइट फर्स्ट पास्ड फ्रॉम एनी सॉल्यूशन सम फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब, मींस इसको हमने क्या है नोट करने से पहले इस पेपर पर या फिर कोई भी चीज डिवाइस पर लेने से पहले इसको किसी सॉल्यूशन से पास आउट करा दिया, तो वहां पर हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो सॉल्यूशन ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टाइप के हमारे जो स्पेक्ट्रम है उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। यहाँ पर बड़े सिंपल से आते हैं लाइक इस तरीके से, जैसे इसमें बस यहाँ पर लाइन आई है, आगे हमारा कुछ भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो सॉल्यूशन था उसने क्या एब्जॉर्ब कर ली। तो इस टाइप के जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये तो आपको फोटो में दिख ही रहा होगा सब कुछ, यहाँ से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में लिखी हुई है हमारी सीरीज आपके याद ही होंगी, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्फ्री, ये हमारी सीरीज आती है। और यहाँ पर आता है हमारा रीजन, मीन्स कौन सी सीरीज हमारे कौन से रीजन में ये होती है पड़ती है। ये भी आपको क्या है डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि लाइमन यूवी में और बाल्मर हमारा विजिबल में आती है, और सबके हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आती है हमारी N1 और N2 की वैल्यू, मींस इसमें देख लेते हैं N1 और N2 भी क्या है। देखो हमारा जो लाइमन होता है उसके लिए जो N1 होता है वो 1 होता है, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है, और जो पार्शियन है मींस वो 3rd नंबर पे आता है, तो याद रखना उसके लिए N1 की वैल्यू भी 3 होगी। मींस इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन का हमारा एमिशन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी है उसका हमारा एमिशन होगा, और उसकी हमें क्या निकालनी होती है, उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी होती है। उसके लिए हमारा सिंपल एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, जिसकी जो वैल्यू होती है 1/λ इज इक्वल टू हमारी यहाँ पर कांस्टेंट आता है R ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले से ये जो हमारी वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है हमारा वेव नंबर। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम अपना लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। मीन्स जिस भी सीरीज के लिए हमें क्वेश्चन पूछता है कि हमारा पार्शियन टू पी फंड या फिर लाइमन टू बाल्मर, या लाइमन के लिए हमारी क्या निकालनी है, हमें निकालनी है N1 से लेके N3 तक हमें क्या निकालनी है अपनी एमिशन की, मीन्स जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर N1 की जगह रखेंगे लाइमन के लिए रख लेंगे अपना 1, और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 जो भी वो हमें कहेगा वो हम सिंपली रख के हम अपना क्या है इस लैम्डा की या फिर वेव नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे। R की जो वैल्यू होती है हमारी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारी क्या होती है इस R की वैल्यू होती है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखेंगे और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो टेबल बना हुआ है छोटा सा, ये सिंपली आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा टेबल है। पहले तो ये सीरीज है लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर N1 की वैल्यू, N1 जैसे ये नंबर लिखे हुए ऐसी ये हमारी जिसके जोन से नंबर पे है उसकी वो N1 वैल्यू होती है, और N2 वैल्यू क्या होती है उससे नेक्स्ट वाले की, मीन्स अगर जैसे पार्शियन की 3 से स्टार्ट होती है N1 तो 3, 4, 5, 6 उसकी N2 की वैल्यू होगी। इसमें वैल्यू रखेंगे और जो भी हमारा सिंपली आंसर हमें निकालना चाहते हैं वो हमें इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स हमें अपना वेव नंबर निकालना है वो भी आ जाएगा, और जो अगर हमें लैम्डा की मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है वो भी सिंपल आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या याद रखने आपको, सबसे पहले है लैम्डा इज शॉर्टेस्ट एंड एनर्जी इज हाईएस्ट। मीन्स जिस सीरीज के लिए जो हमारा लैम्डा है वो शॉर्टेस्ट होगा, जो भी वैल्यू के लिए शॉर्टेस्ट लैम्डा आएगा उसकी जो एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सब नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज बाल्मर। मीन्स जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है वो हमारी किस में आती है, वो बाल्मर में आती है। N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 3 रखने से हमारी क्या है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज में आती है, वहां पर N की वैल्यू क्या होती है, या फिर अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू ये है 4 वैल्यू दे रखी है, उसमें से सबसे मतलब कि एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी, लैम्डा की वैल्यू जिसकी सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट और लिमिटिंग। मींस जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट और लिमिटिंग किसकी होगी, वो हमारी होगी N की वैल्यू, N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू लैम्डा रखने पर हमारी क्या बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट और लिमिटिंग वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लाइंस इन अ ट्रांजिशन। मींस कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी आएंगी, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, ये लिख लेना, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा। फॉर्मूला है N2 माइनस का N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस का 1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला। अगर इसमें हम N1 और N2 की वैल्यू रख दे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन आ जाएंगे। मीन्स ये हमारी मान लो
ऑर्बिट्स हैं, वेव्स हैं, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर नेक्स्ट में जाएगा। मीन्स कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे, जी टोटल हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिशन, उससे हमें ये डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। मीन्स डायरेक्ट की 10 ट्रांजिशन है, 5 ट्रांजिशन है, जितने भी ट्रांजिशन है इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब आ जाता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 छोटे-छोटे इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि एक तो रिडबर्ग फॉर्मूले से आते हैं, दूसरा हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और हाईएस्ट एनर्जी इससे रिलेटेड, और बामर सीरीज में एन की वैल्यू क्या होती है, N2 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल से हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा नील बोर मॉडल ऑफ एटम। मींस देखो थॉमसन भी फेल हो गए थे और हमारे सेकंड रदरफोर्ड भी जो भैया हैं वो मतलब सर जो है वो फेल हो गए थे। अब हमारे जो थर्ड आते हैं वो आते हैं नील बोर। नील बोर ने काफी हद तक बिल्कुल सही सा दिया। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो यस स्फेरिकल शेप में है, मींस इस सर्कुलर शेप में ही है। बात भी सही है रदरफोर्ड की कि प्रोटॉन जो है वो बीच में है। अब उन्होंने ये भी सही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इन्होंने हल्का सा यहाँ पर करेक्शन क्या किया, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऐसे ही कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मींस वो एक क्या है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और अगर कोई चीज पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो वो ना वहां पर एनर्जी गेन करती है, ना वहां पर अपनी एनर्जी को लॉस करती है, वहां पर कोई भी हमारा गेन और लॉस नहीं होगा। तो ये बात हमारी क्या है, नील बोर ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्रू हमें बताई। इसमें यूजफुल किस लिए रहा, सबसे पहले एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस जो स्ट्रक्चर ने क्या है स्टेबिलिटी एटम की मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी थी कि ये बात की जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को नहीं लूज करेगा। अब लूज नहीं करेगा तो वो इसमें आके अंदर आके भी नहीं गिरेगा। तो ये हमारी यहाँ पर क्या है स्टेबिलिटी क्या एक्सप्लेन हो गई। साथ ही साथ एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन में जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहे थे उसको भी इसने क्या है एक्सप्लेन कर दिया था। कैसे, मान लो हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑर्बिट होंगे हर एक अलग अलग एनर्जी के, तो उन्होंने कहा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी प्रोवाइड होगी, मींस एनर्जी वो गेन करेगा, तो वो अपने ऑर्बिट से अपने हाईयर एनर्जी के ऑर्बिट में चला जाएगा, मींस अंदर से बाहर की साइड चला जाएगा। तो वहां पर हमें क्या है लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे। और अगर वो एनर्जी को लूज करता है तो ही वो क्या है अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। अगर वो कुछ भी लॉस और गेन नहीं करता है तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या है रिवॉल्व करता रहेगा। ये हमें बताया नील बोर साइंटिस्ट ने। अब पॉइंट आते हैं यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ नील बोर। देखो लिमिटेशन भी काफी ज्यादा है इसकी। यहाँ पर पॉइंट आते हैं इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। मींस हाइड्रोजन के केस में तो ये बात ठीक थी कि कैसे लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम है, मींस जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था उसको उनको ये जो नील बोर का जो मॉडल है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहले लिमिटेशन। सेकंड आती है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन इन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है वेव्स और रेज का, और जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है जिसको आगे चेकआउट करेंगे, वो हमारा क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, नील बोर का ये मॉडल। थर्ड पॉइंट आता है नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मींस मॉलिक्यूल की शेप को भी एक्सप्लेन नहीं किया। मींस एटम तो बता दिया कि किस टाइप का है। मान लो एक एटम हमारा ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से रिवॉल्व कर रहा है, इसमें इधर से रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर ये मिलेंगे तो किस तरीके, मींस इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, वो सब भी ये हमारा क्या है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी क्या आ जाती है हमारी लिमिटेशन आ जाती है हमारी नील बोर मॉडल ऑफ एटम की। नेक्स्ट आता है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट। मींस जो जीमान और स्टार्क इफेक्ट थे उन दोनों को भी क्या है ये मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लास्ट पॉइंट आता है नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। मींस हाइड्रोजन एटम का जो नॉर्मल लाइन स्पेक्ट्रम है उसको तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जो फाइन स्पेक्ट्रा है उसको ये जो एटम है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। वो आगे चल के जब हम 3D जो स्ट्रक्चर है, 3D क्लाउड बनता है जो इलेक्ट्रॉन का, वहां से हमारे पॉइंट आते हैं। मींस यहां तक हमारा सिंपली ये जो फाइन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सब आता है हमारा नील बोर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उस पॉइंट से। मींस ये कैसा स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा था, और साथ साथ इसके जो यूजफुल रहा, यूजफुल किसके लिए था, स्टेबिलिटी बता दिए। लास्टली इसकी लिमिटेशन हमारी क्या रही, वो सब हमारी ये लिमिटेशन रही। वो आपको नोट्स में सिंपली मिल जाएंगे, उनको एक बार फिर से रीड करोगे तो बिल्कुल आपके अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सिंपल और बेस्ट वे में ये लिखी हुई है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मींस हमारा जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं तो वो अलग अलग ऑर्बिट्स में मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं। मींस उनका जो एनर्जी लेवल है वो हर एक का अलग है। तो जो जिस वो एनर्जी लेवल में वहां पर उसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी उसका एक हमारा सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। जैसे जो एनर्जी होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, वो माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के इक्वल हमारी उसकी एनर्जी की वैल्यू होती है। मींस इसका क्या मतलब है, देखो एन का मतलब है यहाँ पर जो एनर्जी
लेवल होगा, मींस जो नंबर ऑफ की शेल होगी वो जितनी हाई होगी उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। मींस E इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन यहाँ पर जो हमारा एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू है, सिंपल हम मतलब एन की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। ये आती है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, मींस क्वेश्चन आ जाता है कि जूल में निकालनी है, जूल पर एटम में, तो सिंपल हमारा जो सेकंड फॉर्मूला आता है हम निकालेंगे माइनस का 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर हमारा आ जाएगा माइनस का 18 अपॉन एन स्क्वायर, नीचे सेम है हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा जूल पर एटम। ये हमारी किस में आ जाएगी, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, बस ये हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में और ये हमारी जूल पर एटम में, दोनों ही हमारे क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दोनों फॉर्मूले आते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आते हैं। देखो यहां पर पॉइंट आता है, एक रिलेशन भी आता है कि जो 1 जूल होता है वो किसके इक्वल होता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस जूल और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इन दोनों के बीच का क्या है, ये एक तरीके से रिलेशन है, ये भी हमारे याद होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो आता है डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये एनर्जी लेवल है, ये हमारा मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी लेवल को चेंज करता है, मींस हमारा इस वाले में से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो वो कितना चेंज आएगा, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या फॉर्मूला आ जाता है फॉर हमें निकालनी है डेल्टा ई, मींस एनर्जी इन एनर्जी चेंज, मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शेल से दूसरी शेल में क्या है चेंज कर रहा है अपनी शेल्स एनर्जी लेवल को, तो वहां पर जो एनर्जी का चेंज होगा वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये सब आ जाते हैं हमारे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूलेज। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेडियस के लिए। देखो रेडियस के बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला जाता है, एन की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास क्या रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। यहां से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके आते हैं कि मतलब कि हमारे पास एन की वैल्यू हमें गिवन होगी और हमसे पूछ लेंगे कि इसकी मतलब जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम सिंपली वैल्यू निकालेंगे। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखो यहां पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम है, अब एटम के अंदर हमारे क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन अंदर है न्यूक्लियस में और यहां पर हमारा क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम इसकी पोजीशन और इसकी स्पीड मेजर करना चाहते हैं, मींस ये किस पोजीशन पे है वो चेक करना चाहते हैं और इसकी स्पीड चेक करना चाहते हैं, तो ये दोनों काम के हम एक साथ नहीं कर सकते। मींस हम साइमल्टेनियसली इसकी पोजीशन और स्पीड को चेकआउट नहीं कर सकते। वो कैसे, मतलब कि ये मतलब क्यों नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल देखो अगर मान लो हमें इसकी स्पीड और जो इसके पोजीशन है वो चेकआउट करना है, तो कुछ चेकआउट करने के लिए इसके ऊपर हमें क्या है कोई लाइट रेज मतलब कि कोई बीम डालनी पड़ेगी मींस चेकआउट करने के लिए। तो जैसे ही इस पे मतलब ये लाइट रे जाएगी मींस एनर्जी जाएगी, तो जब इस किसी के आप ये देखो किसी के पास कोई एनर्जी जाएगी तो या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, मींस एनर्जी वो बिल्डअप करेगा तो वो हायर एनर्जी में पहुंच जाएगा जैसे ये इलेक्ट्रॉन, और वो अपनी पोजीशन भी क्या चेंज कर लेगा। पोजीशन कैसे, मींस जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो जो स्पीड है और मतलब जो उसकी वेलोसिटी है और जो उसकी पोजीशन है वो हम साइमल्टेनियसली क्या है चेकआउट नहीं कर सकते। एक टाइम पर हम दोनों को एक सही वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, मींस एक अपना फॉर्मूला दिया कि जो हमारा डेल्टा एक्स है इंटू जो डेल्टा हमारा क्या है वी इंटू एम इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, एच अपॉन एम वी के इक्वल हमारा मतलब एच अपॉन 4v के इक्वल हमारा ये आता है। मींस डेल्टा एक्स का मतलब हो गया हमारा कि एरर इन हमारा जो पोजीशन में आएगा, और डेल्टा वी का मतलब एरर इन हमारा वेलोसिटी, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h मतलब हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और 4 पाई हमारा एक फिक्स वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो उसका पोजीशन और जो हमारी जो उसकी वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आएगा। दिया जाता है हमारा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो बड़ा मतलब इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे जो केमिस्ट्री में जो हम इलेक्ट्रॉन फीलिंग करेंगे और जो ये सारा काम होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। देखो यहाँ पर आता है एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक एटम है, इसमें मतलब बीच में तो न्यूक्लियस होगा, तो उसके अराउंड जो भी हमारा ये एरिया है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे मैक्सिमम होगी। मींस इस एरिया में क्या है इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस सारे एरिया को, इस सारे स्पेस को हम बोलेंगे अपना एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सिंपल सा मतलब होता है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। बाकी डेफिनेशन लिखी हुई है, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन इज
ऑफ गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम। ये सिंपल सा हमारा क्या एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब आ जाता है। देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स। देखो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा भी मतलब कोई भी मतलब पर्सन है, उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसके फादर का नेम, मदर नेम और उसका एड्रेस होता है, मींस उसकी एक इंफॉर्मेशन फिक्स इंफॉर्मेशन होती है। तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, वो किस एनर्जी से बिलोंग, किस एनर्जी शेल से बिलोंग करता है, उसका ऑर्बिटल क्या है, वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ये सब जो नंबर है मींस क्वांटम नंबर्स, ये हमें सब उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या हो गए, अ सेट ऑफ नंबर विच डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इंफॉर्मेशन अबाउट शेप, ओरिएंटेशन, मींस इन सब की जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी शेप है और ओरिएंटेशन है, उन सब की इंफॉर्मेशन देने वाले हमारे नंबर होते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स। अब देखो ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है इट रिप्रेजेंट द नंबर शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। मींस जैसे हमने क्लास अपना 9th 10th में पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, हमारी KLMN इन तरीके की हमारी शेल में हमारी फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 20, मीन्स हमारे पास एटम है उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हम किस तरीके से फिलअप करते हैं, K में हमें पता है 2 आते हैं, फिर हमारा 8 और 8 भरने के बाद हम मतलब नेक्स्ट लेवल पे जंप कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गए 18 और 2 इसमें हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना क्या है जो इलेक्ट्रॉन की वो फीलिंग हम करते आ रहे थे। अब इसमें एक और स्टेप आगे जाएंगे हम। देखो प्रिंसिपल पहले आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, हमें बताएगा नंबर ऑफ शेल, मींस वो किस नंबर ऑफ शेल में आता है। मान लो यहाँ पर आता है KLMN, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मींस अगर वो कहता है वो 3rd शेल में है तो वो किस शेल में है, वो हमारा M शेल में आता है। ये हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और साथ ही साथ इसकी हेल्प से मतलब जो 3rd 4th ये जो नंबर गिवन होंगे इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डिटरमाइन द साइज एनर्जी एंड शेल। जितना बड़ा हमारा नंबर होता जाएगा उतनी ज्यादा हमारा साइज और एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2n²। ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मींस जैसे फॉर एग्जांपल m में हमें निकालने की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, तो n की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 3, तो 3² यहाँ पर हमारा आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, 9 2 18, तो हमारे पास m में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। तो ये सब आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब जो सेकंड क्वांटम नंबर आता है वो आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताएगा, देखो पहले वाले ने बताई हमें शेल, ये वाला हमें बताएगा हमारी सब शेल, मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल से हमारा रिलेटेड होता है। मींस जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम बता दिया कि हम किस सिटी से रिलेटेड है। अब जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें बताएगा हम किस कॉलोनी या फिर मतलब किस स्ट्रीट से हम रिलेटेड हैं। यहाँ पर जो इसको डिनोट करते हैं वो हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और ये हमें रिप्रेजेंट द सब शेल, ये हमें क्या सब शेल के बारे में बताता है। और जो इसकी वैल्यू होती है, मींस जो L की जो वैल्यू होती है वो हमारे कहां से कहां तक होती है, वो 0 से लेके n-1 तक हमारी वैल्यू होती है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी होगी उस पर ही डिपेंड करेगा हमारा जो है L की वैल्यू। मतलब कि जिस सिटी में हम रह रहे हैं तो वही डिफाइन करेगी हम कि उनकी उसकी किस कॉलोनी में रहेंगे। मींस मान लो वो सिटी में अगर कॉलोनी ही नहीं है तो हम मतलब कि उस सिटी में वो कॉलोनी ही नहीं है तो वहां पर हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो जो n की वैल्यू होगी उस पर ही डिपेंड करेगी हमारी ये L की वैल्यू। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हमारी 3 है, तो जो हमारी L की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके n-1 मतलब कि 3-1 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक हमारी क्या है L की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको याद क्या करना है कि 0 1 2 ये जो L की वैल्यू आएगी इनको हम कैसे दिखाएंगे। देखो 0 1 2 अगर हमारी जो n की वैल्यू है वो 0 आती है, अगर n की वैल्यू 0 आती है तो कौन सा सब शेल होगी, वो होगी हमारी S सब शेल। मींस ये एक तरीके से मान सकते हैं कॉलोनी के नाम है कि अगर हमारी जो कॉलोनी का नंबर मिला हुआ है वो 0 नंबर ही मिला हुआ है तो उसका जो नाम होगा वो S होगा, और अगर उसका कॉलोनी का नंबर है 1 तो वो होगा हमारा P, और अगर 2 तो वो हो जाएगा D, और ऐसे ही अगर वो कॉलोनी का नंबर है 3 तो हमारे पास जो मतलब कि सब शेल का जो नाम होगा वो हमने रखा हुआ है अपना F, तो SPDF इस तरीके से हमारी बन जाएगी सब शेल्स। ये आ जाता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है एंगुलर मोमेंटम, मींस जो इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व कर रहा है सब शेल में उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है √L ब्रैकेट L+1 इंटू h/2π। ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, और यहाँ पर हमें मतलब कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि S का सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा P, फिर D, फिर सबसे ज्यादा हमारा F का क्या होता है जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ये बताएगा रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब कि
देखो प्रिंसिपल ने बताया हम किस सिटी में रहेंगे, एजीमुथल ने बता दिया कि हम किस स्ट्रीट या किस कॉलोनी में रहेंगे, और मैग्नेटिक हम बताएगा कि हमारा जो घर है मेन घर वो हाउस नंबर क्या होगा। कुछ इस तरीके से हमें ये बताता है। देखो मैग्नेटिक काउंटर नंबर को हम डिनोट करते हैं एम से, और जो उसकी वैल्यू होती है वो हमारी डिपेंड करती है इस एल पर। मतलब जैसे हमारी जो कॉलोनी है, कॉलोनी में हमारा जहां पर घर है, घर हमारा कॉलोनी पर ही डिपेंड करेगा किस तरह की कॉलोनी है, ऐसे ही हमारा घर होगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक काउंटर नंबर है वो इस एल पर डिपेंड करता है। मीन्स जो मैग्नेटिक काउंटर नंबर की वैल्यू होगी वो इस एल से ही निकलेगी। कैसे? जो हमारी मैग्नेटिक काउंटर नंबर की वैल्यू होती है वो होती है हमारी -L से लेके +L तक हमारी वैल्यू होती है, इंक्लूडिंग 0। मीन्स अगर L की वैल्यू हमारी 3 आती है, L की वैल्यू 3 का मतलब F आती है, तो जो हमारा मैग्नेटिक काउंटर नंबर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 से लेके +3 इंक्लूडिंग 0। मीन्स -3 -2 और हमारा -1 0 1 2 3, ये सब वैल्यू किसकी आ जाएंगी? मैग्नेटिक काउंटर नंबर की आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है कि मतलब जो L की वैल्यू होगी, L की वैल्यू ये इस पर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, और उससे हमारे पास क्या ऑर्बिटल्स कौन कौन से बनेंगे। जैसे L की वैल्यू हम P वाली लेके चलते हैं। पहले देखो S की देख लेते हैं। S मतलब 0, तो 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा? 0 प्लस का 0 माइनस का 0, एक ही बात है, 0 1 आ गया। तो टोटल जो ऑर्बिटल हो गए वो हो गए 1, और जो कि 1 ऑर्बिटल है सिंपल हमारा आ जाएगा एक S। ऐसी सेकंड देखते हैं। मान लो जो L की वैल्यू है वो 1 है। L की वैल्यू 1 का मतलब P और P हमारी क्या सबशेल है? P सबशेल है, तो P क्या है? 1 मतलब -1 से लेके +1, तो ये आ जाएगा -1 0 और +1, मतलब 3 हमारे क्या है यहाँ पर ऑर्बिटल आएंगे। अब जो 3 ऑर्बिटल है उनके अलग अलग नाम होंगे, तो ये सब किसके हैं? ये P के हैं। तो P के आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा Px, एक आ जाएगा हमारा Py, और लास्टली आ जाएगा हमारा Pz। ये हमारे क्या आ जाएंगे? 3 और क्या आ जाएंगे? ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। मीन्स ये हमारे क्या हाउसेज हो गए। ऐसे ही हमारा डी आ जाता है। डी में क्या आता है? 2 मतलब कि पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, ऐसे हमारे कितने आ जाएंगे? पूरे टोटल हमारे क्या है? टोटल जो आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, और इसे हम सारी वैल्यू लिख देंगे। और ऐसे ही हमारा क्या टोटल 6 2 2 4 1 5 हमारे टोटल इसमें 5 आएंगे। मीन्स जो डी की वैल्यू है वो कितने, डी के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो टोटल हमारे 5 होंगे। यहाँ गलती से 6 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर आएंगे हमारे 5। मीन्स डी के कितने ऑर्बिटल होंगे? वो होंगे हमारे 5 ऑर्बिटल। ऐसे आ जाएंगे हमारे 5 के। मीन्स ध्यान क्या रखना है? ध्यान मेन बात ये है कि जो भी एल की वैल्यू है, जो भी हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एजीमुथल की वैल्यू आई है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L हमारी वैल्यू होगी। लास्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सबसे लास्ट नंबर है। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन देता है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या फिर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, वो हमारी सिंपल वैल्यू बताएगा। जैसे वैल्यूज आती है +12 एंड -12, ये सिंपल हमारी 2 वैल्यू आ जाती है। तो ये सब आ जाते हैं हमारे क्या क्वांटम नंबर। सबसे पहले प्रिंसिपल, सेकंड एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक, और हमारा लास्टली आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। हर एक की अपनी वैल्यू है और हर एक के क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होगी वो हमारी इनकी वजह से, मीन्स इनकी हेल्प से ही सारी होगी। बड़े सिंपल से हैं, आई होप आपकी अच्छे से समझ में भी आ गए हो। देखो नेक्स्ट एक टॉपिक, छोटा सा टर्म आती है डीजनरेट ऑर्बिटल। देखो डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब है ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। मीन जो ऑर्बिटल है जो सेम सबशेल के और जो उनका एनर्जी लेवल है वो भी सेम है, तो उन टाइप्स के ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल्स हमारे कौन बताते थे? ऑर्बिटल्स हमारे बताते थे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। ये हमारा सिंपल सा ये कंसेप्ट आ जाता है। देखो नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है डी ब्रोगली कंसेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। देखो ये बड़ा सिंपल सा, ये हमें बताता है कि जो हमारे पार्टिकल्स रिवॉल्व मींस मूव करेंगे वो मोमेंटम और साथ साथ वेव नेचर को भी, मतलब दोनों को साथ लेके चलेंगे। मीन उनमें जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उनमें मोमेंटम भी होगा और साथ साथ क्या है वो वेव्स की फॉर्म में भी क्या है ट्रेवल करेंगे। तो ये आ जाता है हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, मींस उसमें 2 नेचर हमारे होंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमें याद रखना है, मींस मेन जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि जो पार्टिकल है जो मूव कर रहे हैं उनकी जो वेव लेंथ है, जो वेव, अब उसमें वेव नेचर भी है, तो जो वेव है उसमें जो वेव लेंथ है उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वो आ जाती है हमारी लैम्डा = h/mv। ये हमारी क्या है वैल्यू आ जाती है। मींस जो वेवलेंथ है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो मास और हमारी जो मींस एक तरीके से जो उसका मोमेंटम है उस चीज पर डिपेंड करे। तो एक तरीके से हमारे रिलेशन आ गया किसमें? वेव में और हमारा मोमेंटम में, दोनों चीज में आपस में रिलेशन आ गया। ये आ जाता है हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये हमारा सिंपल सा छोटा सा इसमें कंसेप्ट आ जाता है। देखो नेक्स्ट आता है एक छोटा सा टर्म आती है नोडल सरफेस या फिर नोडल प्लेन। देखो नोडल सरफेस हमने ये समझा था कि एटॉमिक, और मतलब कि ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल
ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता था कि जहां पर हमारी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, तो ये वो होता था एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहां पर एटॉमिक मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमम हो, उस टाइप के प्लेन को हम बोलेंगे अपना नोडल प्लेन। फॉर एग्जांपल यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और जो यहां का एरिया होगा, मींस यहां बीच में एरिया होगा, उसकी जो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे मिनिमम होगी, तो उस टाइप के एरिया को हम बोलेंगे, उस टाइप के स्पेस को बोलेंगे नोडल प्लेन, या फिर हम बोलेंगे सरफेस प्लेन। और ये दो तरीके के होते हैं, एक तो एंगुलर नोड और दूसरा होता है रेडिकल मोड। निकालेंगे कैसे? एंगुलर मोड सिंपल एल के इक्वल होगा। एल क्या होता था हमारा? एल हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता था उस सेम वैल्यू होगी। और रेडिकल नोड किसके इक्वल होगा? एन माइनस एल माइनस वन, मींस हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे एल, माइनस कर देंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? रेडिकल नोड्स आ जाएंगी। और टोटल निकालने के लिए सिंपल एन माइनस 1 कर देंगे, हमारे पास जितने भी नोडल प्लेन्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब आ जाता है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या भी कह सकते हो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उन सबसे एटॉमिक आ जाता है। देखो यहाँ पर कुछ शेप्स भी आते हैं, जैसे हमने किया था अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एस पी डी एफ ये सब किया था, तो उसमें जो एस की जो शेप होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से सर्कुलर में स्फेरिकल शेप होती है। पी की जो होती है पी वाई की इस तरह होती है, पी एक्स की इस तरह, और पी जेड की हमारी की डंबल की शेप में हमारे होते हैं। डी जो होता है वो हमारा डबल डंबल की तरह होता है, तो डी एक्स वाई कुछ इस तरीके से होगा, मीन्स एक्स और वाई के बीच में होगा। डी वाई जेड हमारा कुछ इस तरीके से होगा, डी एक्स जेड हमारा कुछ इस तरीके से, मीन्स पांचों के पांचों हमारे इस तरीके से होंगे। ये जो शेप्स होती है ये भी हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, मींस इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मींस जो एनर्जी मींस जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो फीलिंग होगी वो हमारी इसी की हेल्प से होगी। पहले इसको रफ कर देते हैं फिर इसको अच्छे से समझते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम का क्या मतलब होता है? एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे हमने 9th 10th में हमने किया था के एल एम एन, मींस अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको कैसे फिलअप करते हैं, तो 2 इसमें, 8 इसमें, फिर 8 इसमें, फिर बचे हुए 2 इसमें हमारे आ जाएंगे। तो 20 हमारे सिंपली इस तरीके से फिलअप हो जाते हैं, या फिर इसमें हम 18 डाल सकते हैं। वैसे 8 के बाद हम क्या नेक्स्ट जंप कर सकते हैं वो आपको पता होगा। देखो यहाँ पर आगे हमारे इस तरीके से हम फिलिंग करते थे इलेक्ट्रॉन की। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, मींस हमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो अपनी शेल्स में ना करके सब शेल्स में हमें करनी है। तो उस तरीके से हमारे जो मतलब एनर्जी लेवल डायग्राम है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जैसे पहले इसमें के में जाता था, फिर एल में, फिर एम में, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले एस में, पी में, डी में किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ मतलब किस तरीके से फिलिंग करनी है उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज, एक पैटर्न याद करना है जो कि आता है, जैसे पहले से, फिर सप, फिर सप, फिर हमारा आता है सड़प, फिर हमारा फिर सड़प, फिर सफडप एंड फिर सफडप, और लास्टली फिर हमारे सफडप क्या चलता रहता है। मींस एस हो गया हमारा एस ऑर्बिटल, फिर एस, फिर पी मतलब पी वाला ऑर्बिटल, और डी मतलब हमारा डी वाला, एंड जो एफ आता है वो हमारा एफ वाला आता है। मींस ये पैटर्न आपको याद रखना है, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी वी, एस एफ डी वी, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। अब देखो फिलिंग कैसे होगी, पहले वाला एस है उसको मान लेंगे 1s, मींस यहां पर लिख देंगे अपना 1s, फिर जो दूसरा एस आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या है, एक नेक्स्ट नंबर मतलब गेन करेगा, मींस ये आ जाएगा 2s। जो p होगा वो हमारा कहां से 2 से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएगा 2p। जो नेक्स्ट वाला s है पहले कहां तक हो गया था, 2s तक हो चुका था, तो आगे जाएगा वो जाएगा 3s। अब ये p 2p हो चुका है, नेक्स्ट जाएगा वो हो जाएगा 3p, फिर क्या आ गया, फिर हमारा s आ गया, s कहां तक हो चुका था, 3 तक हो चुका था, ये आ जाएगा 4s। फिर आ गया d देखो कहां से स्टार्ट होगा, d हमारा 3 से स्टार्ट होगा, तो ये आ गया 3d। p कहां तक हो चुका था 3, फिर ये आ जाएगा 4p, और ऐसे ही हमारे क्या आगे तक होते जाएंगे। जैसे s कहां तक 4s, अब आ जाएगा हमारा 5s, और ऐसे ही हमारा d 3d था तो ये हो जाएगा 4d, और इस तरीके से हमारे सबके हम नंबर देते रहेंगे। मींस स्टार्ट इस तरीके से करना, और फिर आगे तो हमारा एक एक नंबर हम क्या है सब में ऐड करते रहेंगे। बाकी जो पैटर्न चलेगा वो हमारा सिंपल इस तरीके से हमारा चलेगा, मींस s, sp, sp, sdp, sdp, फिर sfdv, 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 आगे ये हमारा चलता रहेगा। ये सब आ जाते हैं हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारी कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारी इधर से हमारी स्टार्ट होगी, मींस पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब ध्यान क्या रखना है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो जो s में है, s की हमारी कितने ऑर्बिटल आ रहे थे, s का सिंपल 1 आ रहा था, तो 1 में देखो ध्यान रखना है जिसके भी जितने ऑर्बिटल होंगे उसके डबल उसमें जाएंगे। अब देखो s का 1 था तो इसमें जाएंगे हमारे 2, तो इसमें भी 2 जाएंगे। p के कितने थे, यहां पर देख सकते हैं जो डायग्राम थे 1 2 3 डायग्राम आ रहे थे, मींस px, py एंड pz। तो 3 में 3 मतलब कि p में 3 है तो कितने जा सकते हैं हमारे टोटल 6 जा सकते हो, p में टोटल जाएंगे 6, फिर s में 2, फिर p में 6, फिर 2, और d में कितने, d में हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल थे तो कितने जा सकते हैं हमारे टोटल 10 ये इसमें जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मतलब इलेक्ट्रॉन फिलअप करने अपने 20 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करेंगे, तो 20 इलेक्ट्रॉन अगर हम KLM में करें तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमें जो सब शेल्स है उनमें करना है तो हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, मींस कितने हो गए हमारे 6 2 हमारे हो गए 10
और 12 हमारे हो चुके हैं। 3s के बाद क्या आता है, 3s के बाद दोबारा से हमारा क्या आता है 3p, कितने हो गए थे 12 में 6 और कर देंगे, ये हो गया हमारा 18। 3p के बाद हमारा आता है 4s 20 में कितने हो चुके हैं हमारे 6 10 और 18 और 18 2 हमारे 20। इस तरीके से हम क्या फिलअप करेंगे, मीन्स s में 2, p में हमारे 6 और d में हमारे 10, इस तरीके से फिलअप करते चलेंगे। और पैटर्न हमारा सब में क्या है यही चलेगा, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन भरने हो, चाहे हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो, चाहे हमें क्या है 200 इलेक्ट्रॉन भरने हो, इसी पैटर्न में हम क्या फिलअप करते चलेंगे। ये सब आ जाता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम से। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है छोटा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे जो MCQ टाइप क्वेश्चन है यहाँ से बहुत ज्यादा आ सकते हैं और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर आता है N+L रूल। N+L रूल का मतलब क्या है, जिस भी ऑर्बिटल में जिसकी भी वैल्यू, जैसे 3d है, 5s है या फिर 3s, किसी की भी N+F वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं। देखो जिसकी N+F वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होगा, कम होगा। मींस N+ वैल्यू क्या है, कम है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू वो भी कम होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक तो 3s ले लेते हैं, एक हम क्या है 4d ले लेते हैं, 4d एंड 3s। अब 3s एंड हमारा क्या आ गया 4d आ गया, 3 तो 3 आ गया हमारा, मीन्स L, इसमें n की वैल्यू तो 3 है, s की वैल्यू जो हमारी L की वैल्यू क्या होती है वो होती है हमारी 0, तो 3 + s ये कितना आ गया हमारा 3 आ गया। और 4d में क्या हो गया, 4 का तो 4 आ गया, मीन्स इसमें n की वैल्यू होगी 4, और d की वैल्यू मीन्स L की d में क्या होती है वैल्यू, वो होती है हमारी सिंपली 2, तो 4 + 2 6, मीन्स इसमें एनर्जी कम किसकी होगी, वो तो हम सिंपली देख के बता सकते हैं कि जिसकी N+ वैल्यू कम है वो हमारा क्या है पहले ही आएगा। तो क्वेश्चन बाय चांस ऐसा दे सकते हैं कि 3s और 4d आपको दे दे और आपसे पूछ ले इसमें हाईयर एनर्जी कौन है तो लोअर एनर्जी कौन है, तो N+L रूल लगाओगे और उसमें आप पता लगा लोगे जिसकी वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। ये आ गया हमारा N+L रूल। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केस आता है, एक्स्ट्रा केस ये आता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि N+ वैल्यू क्या है, दोनों की क्या सेम आ गई। फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, हम ले लेते हैं 3d और 5s, जैसे हमने 3d लिया और ये 5s लिया, यहाँ पर लिखते हैं 3d एंड 5s। अब 3d का मतलब क्या है 3+ का हमारा 2 और 5s का मतलब है 5+ का 0, 3 + 2 ये भी 5 और ये भी हमारा क्या आ गया 5, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब मतलब एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, अगर हमारा N+ वैल्यू क्या है सेम आ जाए तो जिसमें जो n की वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, वो भी लोअर होगी। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, 3d और 5s आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया इसमें जो एनर्जी लेवल है वो किसका कम है, तो जिसकी N+ वैल्यू है कम उसका कम होगा, और अगर N+L जो वैल्यू है वो सेम आ जाती है दोनों की, तो उन दोनों में से जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसी की जो है एनर्जी लेवल क्या होगा, वो कम होगा। ये पॉइंट आपको क्या है ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सा आ जाता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट आते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, मीन्स जो ऑर्बिटल है उनको किस तरीके से फिलअप करेंगे। सिंपल से रूल आते हैं, वैसे तो हमें पता चली गया किस तरीके से फिलअप करना है, ये पैटर्न याद रखना है, s में 2 डालने हैं और p में 6 डालने हैं और d में हमारे क्या है 10 डालने हैं और जो f है उसमें 14 डालने हैं और ऐसे ऐसे हमारा सिंपली चलता ये रहेगा। बाकी इसके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, वो आपने शायद कर भी लोगी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करोगे, सिंपल से हमारे आराम से ये आ जाएंगे। बाकी इस टॉपिक में किसी इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा आप उसको कमेंट डाउन कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पर हम उसको चेकआउट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट आता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यहां पर आते हैं आपके अफबाउ रूल। देखो ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मींस जब थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो इन रूल्स में से जो आपका अफबाउ रूल है और ये हुंस रूल है, ये क्या पक्का मींस एक्सप्लेन करने को आते थे। देखो अफबाउ रूल का मतलब है बिल्डअप रूल। बिल्डअप रूल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जो फीलिंग स्टार्ट होगी वो लोअर से हाइयर में होगी, मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी सब शेल में जाएगा, फिर हाइयर में, फिर उससे हाइयर में, फिर हाईएस्ट में जाएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को जो सामने पहले मिल जाएगा उसमें वो जाएगा। फॉर एग्जांपल मींस आप अगर किसी चीज में एंटर करते हो तो जो वहां पर सबसे पहले होगा आपको वो चेकआउट करना है, फिर उसके बाद मतलब स्टेप स्टेप करके आगे जाना। आपका ऐसे नहीं कि कहीं भी मन किया और कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, आपने 1 को स्किप करके 3 में सीधा चले गए, मींस पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3p में, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ेगा। ये हमारा कहता है अफबाउ रूल। नेक्स्ट आता है पॉली एक्सक्लूशन रूल। पॉली एक्सक्लूशन रूल का मतलब है कि जो ये पूरा जो हमारा पैटर्न है, एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने भरे, जैसे यहाँ पर 20 भरे, तो इसमें कोई भी हम 2 इलेक्ट्रॉन उठा ले, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा ले, उनके जो चारों क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, मींस चारों की वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। ये आता है हमारा पॉली एक्सक्लूशन रूल। नेक्स्ट आता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, मींस जैसे
इसमें p में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो p में 6 आने का मतलब है कुछ इस तरीके से उसमें 3 ऑर्बिटल है, तो 6 आने का मतलब एक ऐसे गया, फिर दूसरा हमारा ऐसे, तीसरा हमारा ऐसे। मींस ये हुंड्स जो रूल है ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो पहले हमारे सारे अनपेयर्ड होंगे, फिर जाके हमारी पेयरिंग स्टार्ट होगी। मींस 3 हमारे ऐसे भरेंगे, फिर 4 5 6 हमारे इस तरीके से मतलब इस तरीके से फिलअप हो गए। हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारे मान लो 3 ये ऑर्बिटल्स है तो 1 आ गया और ये 2 आ गया और 3 जो जाना है वो 3 यहाँ ना जाके यहाँ पर मतलब पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हमारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड ना हो जाए। जब हाफ फिल्ड हो जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तब ही हमारी क्या है जाके पेयरिंग होगी। और मतलब कि मान लो 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो 5 में यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, मतलब एक क्या है अनपेयर्ड ही रह जाएगा। इस तरीके से नहीं कि यहाँ से छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा या फिर ये क्या है अनपेयर्ड ऐसे हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जो पेयरिंग है वो तब स्टार्ट होगी जब सारे ऑर्बिटल सिंगली क्या मतलब हाफली फिल्ड हो जाएंगे, तभी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये आ जाता है हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सेप्शन ऑफ अहबॉर रूल मीन्स अहबॉर रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा एनर्जी जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी वो लोअर से हाइयर में जाएगी, लेकिन उसके 2 एक्सेप्शन आते हैं। जैसे CR24 मीन्स 24 इसका एटॉमिक नंबर है, जैसे CR है। रुको एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर 24 पे आता है CR क्रोमियम। देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, मींस 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आ जाता है, मतलब चेंज क्या आता है। देखो यहाँ पर यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा क्या सेम चल रहा है, मींस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें 4s1 और 3d5 में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन पहले ये है तो 4s में जाना चाहिए। 4s में 1 गया, s में कितने जाते हैं, इसमें 2 जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 होने पर क्या है वो 3d मींस 3d वाले में क्या है फिलिंग स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा एक्सेप्शन आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो D में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं टोटल, D में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब 10 हमारे क्या 5 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 और ये हमारे क्या 5 ऑर्बिटल हो गए। तो जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या फिलअप हो जाएंगे तो ये क्या है, ये ऑर्बिटल क्या पूरा का पूरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। अब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किससे, जो अनपेयर्ड वाले सारे, मीन्स अगर यहाँ पर ये नहीं है तो ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट जो है वो लेस स्टेबल होता है, किससे, हाफ फिल्ड। तो जो एटम है वो चाहेगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने के लिए इस रूल को ब्रेक करके थोड़ा एक्सेप्शन में चला जाएगा। वो क्या कर लेगा, वो s में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है वो d में चला जाएगा, ताकि यहां पर क्या है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाए और ये क्या है मोर स्टेबल हो जाए देन अगर यहां पर 2 होते और यहां पर हमारे क्या 4 होते। तो ये आ जाता है हमारा एक्सेप्शन ऑफ अहबॉर रूल। अहबॉर रूल के अकॉर्डिंग हायर टू मतलब लोअर टू हायर जाना था, तो वो यहां ना जाके पहले यहां पर चला गया। ऐसे हमारा मतलब कि CU का एग्जांपल आ जाता है 29 का। इसमें भी हमारा s में 2 ना जाके जो s का एक 1 था वो हमारा क्या d में चला जाता है। d के हमारे 10 पूरे हो गए, 10 हमारे पूरे होती है मतलब फुल्ली फिल्ड हो गया। अब जो फुल फील्ड होगा वो तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पर ये काम क्यों हो रहा है, मीन्स इसने रूल को ब्रेक करके अलग क्यों किया, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हमारा इसने किया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें रीजन पूछते हैं और साथ साथ इनकी जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है इनकी ही जरूर करते हैं। मीन्स 29 एटॉमिक ऑर्बिटल दे देंगे आपको, 29 इलेक्ट्रॉन है मतलब 29 एटॉमिक नंबर है और उससे आपको क्या है फिलिंग कराएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तो यहाँ पर तो 2 लिख देते हैं और यहाँ पर सिंपली 9 लिख देते हैं। ये हमारा क्या है गलत है। हमें मतलब यहाँ पर एक अलग से केस होता है कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारे क्या है 10 होते हैं। ये आ जाता है हमारा एक्सेप्शन ऑफ अहबॉर रूल। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब है अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह गए, मतलब या तो 1 या 2 या कितने भी अनपेयर्ड रह गए, तो उस जो एटम होगा उसका जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन मतलब एक भी अनपेयर्ड नहीं बचा, तो जो वहां पर नेचर होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। ये सिंपल से जो छोटे छोटे से हमारे 2 टॉपिक आ जाते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपके अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो भी इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी पीडीएफ है और जो ये इसके जो पीडीएफ के जो लिंक हैं, जो जितने भी लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट कर लेना। बाकी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में या पूरी केमिस्ट्री में से फिजिक्स में से आपको कोई भी डाउट हो तो उसका आप कमेंट डाउन में कर देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पे आपको और भी जो नोट्स हैं और वीडियो अपडेट्स हैं या और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। आप वहां पर मतलब जाके फॉलो कर लेना और वहां से भी इंफॉर्मेशन चेकआउट करते रहना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यस, वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते जाते वक्त एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। मींस वीडियो से रिलेटेड या आपका जो भी मन करे उसको कमेंट कर देना। थैंक यू।